हेलो बच्चों, मैं विशाल सर आपका अपने यूट्यूब चैनल विशाल सर एजुकेशन फॉर ऑल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम का सीज़न आ गया है, तो इस एग्ज़ाम में मैं अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए रिवीजन सेट लेकर के आया हूं। हर क्लास का, हर कक्षा का रिवीजन सेट लेकर के आया हूं। पिछले बार मैंने 5th स्टैंडर्ड का रिवीजन सेट डाला था और आज मैं आपके साथ 7th स्टैंडर्ड का रिवीजन सेट लेकर के आया हूं। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जो है, प्रथम सत्रांत परीक्षा, मेरे पास पुराने कई पेपर्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रथम सत्रांत परीक्षा 2016 का है, ये 2017 का है, ये 2018 का है, ये 2019 का है, ये भी 2019 का ही है और ये 2022 का। इस तरह के बहुत सारे पेपर्स मेरे पास है। तो इनमें से ही कुछ पेपर्स लेकर के हम रिवीजन सॉल्व करेंगे और इसी के साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में आपको आंसर लिखना है ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं रिवीजन सेट की। इन सभी पेपर्स में से हमें 2 पेपर्स लेंगे। पिछले 2 सालों के पेपर लेंगे हम, जो कि रिसेंट है, तो फिर पेपर फॉर्मेट और या पोर्शन वगैरह के हिसाब से भी वो सही होता है। ओके, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है, कृति आधारित क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है जो कि पैसेज वाइज रहता है। तो स्टार्टिंग में वैसा कृति आधारित पेपर नहीं बनता था, लेकिन अब कृति आधारित पेपर ही बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं किसी भी 2 पेपर को लेकर के। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रथम सत्रांत परीक्षा 2022 का, मतलब लास्ट ईयर का पेपर लेते हैं। ये लास्ट ईयर का पेपर है आंसर के साथ, इसको हम सॉल्व करते हुए जाएंगे। हालांकि आंसर लिखा हुआ है, इसको हम देखते हुए जाएंगे और मैं भी बताता जाऊंगा कि किस तरीके का आंसर कैसे लिखना है। ओके, प्रथम सत्रांत परीक्षा, जैसे कि देख सकते हैं ये पैसेज यहाँ पर आया है और ये पैसेज आया है देहात और शहर पाठ में से। ओके, तो ये सीन पैसेज है। टोटल 50 मार्क्स का पेपर होता है। कहीं 1.5 घंटे का समय दिया जाता है, कहीं 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो हमारे स्कूल में 2 घंटे का समय दिया जाता है 50 मार्क्स के लिए। और देहात और शहर से पैसेज दिया गया है, उस पर आधारित कृति आधारित प्रश्न पूछे गए हैं पहला। और ये जो सीन पैसेज जो होता है, सीन पैसेज को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमने क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है। हमें आइडिया है उसके बारे में कि उस पैसेज में किसके बारे में बताया गया है। तो हम पूरा पैसेज न पढ़ते हुए हम डायरेक्ट प्रश्न पढ़ेंगे और फिर उसका उत्तर वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे आप पहला प्रश्न देख सकते हैं, आकृति पूर्ण करो। शहर में उपलब्ध सुविधाएं, पर शहर में उपलब्ध जो सुविधाएं कौन कौन सी है, 4 बॉक्स बने हैं तो 4 सुविधाएं होंगी और चारों बॉक्स में 4 सुविधाएं ढूंढ ढूंढ करके लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आंसर लिखा हुआ ऑलरेडी, यातायात के आधुनिक साधन, 24 घंटे बिजली, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, पक्की चौड़ी सड़कें। तो जब हम इस तरीके का आंसर लिखते हैं तो हमें सेम डायग्राम बनाना है, हम डायग्राम चेंज नहीं कर सकते। कई बार ऐसा देखने को मिला है एग्ज़ाम पेपर में कि बच्चे जो है, हालांकि जगह की कमी की वजह से, अभी यहाँ पे देखा जाए तो यातायात के आधुनिक साधन बड़ा सेंटेंस है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, अगर एक लाइन में इन सबको लिखना जाए तो ये पूरे पेपर में फिट नहीं होता है। तो क्योंकि उनके पेपर में फिट नहीं हो पा रहा है, इसके लिए वे उसका डायग्राम चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा, एग्जाम्पल के साथ देखते जाइए तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये प्रश्न 1 का पहला है, आकृति पूर्ण करो। जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन लोग इस डायग्राम को चेंज कर देते हैं। शहर में उपलब्ध सुविधाएं, इस तरीके से लिख करके मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब आप डायग्राम बनाते हैं तो आप लिख करके उसके बाद फिर उसके तरफ चारों तरफ अगर डायग्राम बनाएंगे तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा बनाने के लिए। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि कुछ बच्चे डायग्राम चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम जो दिया गया है उसका आंसर चारों तरफ बॉक्स बना करके लिखना है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से नीचे ही चारों बॉक्स बना करके सारा का सारा आंसर नीचे लिखने की
कोशिश करते हैं कि नीचे चारों आंसर आ जाएंगे आराम से, और बॉक्स, और उन्होंने डायग्राम चेंज कर दिया। अगर इस तरीके से आंसर लिखने की कोशिश करते हैं तो ये रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि आकृति ये दिया गया है, आपको इसी आकृति को बना करके आपको इसमें आंसर लिखना है। आप आकृति चेंज नहीं कर सकते हैं। आपने आकृति चेंज की तो हो सकता है कि हाफ मार्क आपको इस पे मिले, लेकिन आपको पूरा मार्क्स इस पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको अगर पूरा मार्क्स चाहिए यहाँ पे तो आपको सेम बनाना है। अब यहाँ पे आता है कि अगर बड़े सेंटेंस है तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, और बड़े सेंटेंस है तो उसके लिए हम 2 लाइन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे बीच में सेंटर में हमें पहले ये लिखना है, शहर में उपलब्ध सुविधाएं। तो शहर में उपलब्ध सुविधाएं हम इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे सेंटर में। हालांकि हमें ऊपर भी चाहिए जगह, नीचे भी चाहिए जगह, तो हम उसको बराबर सेंटर में पहले से ही देख करके उसके बाद लिखेंगे शहर में उपलब्ध, और उसके बाद आप सेकेंड लाइन में आ जाइए सुविधाएं। इस तरीके से आप लिख करके उसके बाद फिर इसे बॉक्स में डालिए और इसके चारों तरफ आप एरो बना लीजिए। अब पहले बॉक्स मत बनाइए, आंसर लिख लीजिए, उसके बाद फिर उसके चारों तरफ बॉक्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। जैसे कि यातायात के आधुनिक साधन है तो इसे भी आप 2 लाइन में लिख सकते हैं। यातायात के आधुनिक साधन, इस तरीके से आप लिख करके उसके बाद फिर उसके चारों तरफ बॉक्स बना दीजिए ताकि ये आराम से बन जाए। उसके बाद फिर उसे ऐड कर लीजिए, उसके साथ जोड़ लीजिए। अगर बगल में बनाना है तो 24 घंटे बिजली, और उसके बाद फिर आप उसके चारों तरफ बॉक्स बना सकते हो। इस तरीके से आप आंसर लिख करके उसके चारों तरफ बॉक्स बना करके आसानी से लिख सकते हैं। हाँ, तो आंसर बड़े हैं तो आप 2-2 लाइन यूज़ करिए, 3-3 लाइन यूज़ करिए, लेकिन आप इस डायग्राम को चेंज नहीं कर सकते। जो डायग्राम बना है उसी तरीके का सेम डायग्राम आपको बनाना है। तो इस तरीके से आप यह आंसर लिखेंगे। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैं सारे आंसर नहीं यहाँ लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको मैंने एक आइडिया बताया कि किस तरीके से आप अपना सेम डायग्राम उसी पेज पर फिट कर सकते हैं 2-2 लाइन 3-3 लाइन का यूज़ करके। संजाल पूर्ण करिए। अगला प्रश्न ये है, परिवार कल्याण के प्रति उदासीन लोग, उदासीन मतलब जो ध्यान नहीं देते हैं, तो वे है अशिक्षित और अल्पशिक्षित। तो यहाँ पे आप पैसेज में से हम ढूंढेंगे, यहाँ पे अल्पशिक्षित यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति उदासीन हैं। बहुत बार ये भी देखा गया है कि संजाल पूर्ण करो में आकृति न बना करके बच्चे जो है आंसर को कंप्लीट सेंटेंस में लिख देते हैं। जब आप कंप्लीट सेंटेंस में आंसर को लिखते हैं तो आपको यहाँ पे पूरा मार्क्स नहीं मिलता है। हालांकि वो रॉन्ग है, वो पूरी तरह से रॉन्ग होकर के वहाँ पे 0 मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है संजाल पूर्ण करने के लिए, आपको कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिखने के लिए नहीं पूछा गया है। तो वहाँ पे हाफ मार्क कभी कभी मिल जाता है या तो वो पूरी तरह से रॉन्ग कर दिया जाता है। तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़िए, आपको जो कहा गया है करने के लिए आपको वही करना है एग्जाम में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आकृति पूर्ण करिए। गांव की समस्याएं। अब यहाँ पे देखा जाए गांव की समस्याएं तो यहाँ पर है, मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यहाँ पे गांव ने ये पैराग्राफ लिखा है, लेटर लिखा है शहर को, तो उसने अपनी प्रॉब्लम्स बताई है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे 4 सर्कल्स ओवल्स बने हुए हैं, और ये 4 ओवल से मतलब आपको 4 आंसर यहाँ पे होंगे ही होंगे। अब यहाँ पे दिया गया 1 2 3 4 5, इसके लिए यहाँ पर एक वर्ड ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में प्रिंट कर दिया गया, लिख दिया गया, तो मार्क्स इस पर नहीं है, मार्क्स सिर्फ इन चारों पर है। 2 मार्क्स का है तो हाफ मार्क ईच हो गए, हाफ मार्क ईच हो गया है। ओके, और बनाते समय भी हमें सेम इसी तरीके से बनाना है, डायग्राम बनाएंगे। हालांकि बड़ा सेंटेंस नहीं है तो ये आसानी से फिट हो जाएगा। गांव की समस्याएं, बॉक्स बनाइए जैसा बॉक्स दिया गया है। ये ओवल शेप में है, थोड़ा अलग हट के शेप है, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको बना करके एक बार आइडिया दे दे रहा हूँ।
पहले ओवल शेप मत बनाइए, पहले आप आंसर लिखिए। जैसे यहाँ पर आपने लिखा असुविधा, असुविधा, और उसके बाद फिर आप उसके चारों तरफ ओवल शेप अच्छे से बना दीजिए, या राउंड शेप, जो भी शेप है, स्क्वायर शेप है, ओवल शेप है, राउंड शेप है, जो भी शेप है, आप आंसर लिखने के बाद उसके चारों तरफ बनाएंगे तो वो नीट एंड क्लीन बनेगा। नहीं तो फिर दूसरा मैं बता देता हूँ क्या होगा। अगर आपने सपोज पहले ही ओवल यहाँ पे बना दिया, ठीक है, अब आपको पता नहीं कितना बड़ा है कितना छोटा है, और उसके अंदर आप अगर लिखने जाएंगे बेरोजगार और फिर यहाँ पे री बाहर आ गया, जो कि अच्छा नहीं दिखता है। ओके, तो यहाँ पे आप इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप पहले आंसर लिखिए। मैं नीचे लिख करके आपको दिखा देता हूँ, अशांति, और उसके बाद फिर उसके चारों तरफ आप ओवल बनाइए। देखिए नीट एंड क्लीन बनेगा, जबकि ये नीट एंड क्लीन नहीं है, घिच पिच हो जाएगा। और जितना घिच पिच हो रहा है, जितना गंदा दिख रहा है, वो स्पेलिंग एरर्स, अगर इसके अंदर यहाँ पे देखिए लाइन आ गया, यहाँ पे र क्लियर नहीं दिख रहा है, स्पेलिंग एरर के रूप में भी इसे देखा जा सकता है, और यहाँ पे मार्क्स आपका कट जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले आंसर लिखना है और उसके बाद वो शेप बनाना है। गुड बाजी, ओके, इस तरीके से। और उसके बाद फिर जो लाइन है इसे आप इसमें जोड़ दीजिए, आसानी से ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे इसमें। और यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको भी आपको लिखना है, क्योंकि ये बना हुआ है आप पहले से ही। ये पार्ट ऑफ द डायग्राम है, आपसी झगड़े। तो इस तरीके से आप इसे लिख करके बनाएंगे। सॉरी, मैंने स्क्वायर बना दिया, हालांकि यहाँ पे ये ओवल शेप है तो ये ओवल शेप ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परिच्छेद में वाक्य पूर्ण करके फिर से लिखिए। तो यहाँ पर पैसेज में सेंटेंस दिया गया है, उसी सेंटेंस को कंप्लीट करना है सिर्फ। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर, अब यहाँ पे आपको वो सेंटेंस ढूंढना है कि जहाँ पर वो दिया गया है कि मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर। देखिए यहाँ पर है वो, मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर। अब उसमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है, तो यहाँ पे है सेंटेंस जहाँ पे कंप्लीट एंड हो रहा है वहाँ तक आपको पूर्ण करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वाक्य पूर्ण करके लिखिए। तो परिच्छेद में से वाक्य पूर्ण करना है, तो जहाँ तक ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है वहाँ तक आपको लिखना है पूरा। ओके, अगला है, परिच्छेद में से विरुद्धार्थी शब्द ढूंढ कर लिखिए। अब यहाँ पे शब्द दिया गया है दुखी, इसका विरुद्धार्थी हमें परिच्छेद में से ढूंढ करके लिखना है। तो दुखी का होता है सुखी। बहुत कॉमन वर्ड है, हालांकि हमें तुरंत पता चल जाता है, लेकिन उसी में मिस्टेक होता है ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से। तो दुखी का प्रॉपर वो वर्ड ढूंढिए, सुखी वो वर्ड पैसेज में होना चाहिए। तो यहाँ पे सुखी वर्ड मिल गया, तो वो सुखी आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसी तरीके से आप लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे, क्रॉस साइन लगा करके सुखी लिखेंगे, उसके बाद उसके चारों तरफ बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ लिखनी है, क्वेश्चन भी लिखना है और बॉक्स। एक सिंपल सी चीज़ है आपको याद रखनी, जहाँ पे भी आपको बॉक्स वाले क्वेश्चन दिखेंगे, आकृति पूर्ण करो वाले बॉक्स दिखेंगे, तो वहाँ पे आप कंप्लीट कॉपी करिए, सेंटेंस कॉपी करिए और उसके बाद उसको लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर विरुद्धार्थी शब्द जो है वो 1 मार्क का दोनों है, मतलब हाफ मार्क ईच है, तो अगर इसमें थोड़ी सी भी स्पेलिंग एरर होती है तो यहाँ पे काट के 0 हो जाएगा। ओके, हाफ का क्वार्टर मार्क्स नहीं मिलेगा, हाफ मार्क है, अगर कोई भी स्पेलिंग एरर हुई तो वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो स्वमत प्रश्न है। गांव के विकास के कारण देश की बदलती तस्वीर विषय पर 4 वाक्य लिखिए। जब यहाँ पर बच्चे क्या है 4 वाक्य जब देखते हैं तो तुरंत नंबर 1 2 3 4, नंबर 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग दे करके लिखना शुरू कर देते हैं सेंटेंस को। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको पैसेज में लिखना है इसे। आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ के रूप में इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि गांव के विकास के कारण देश की जो बदलती हुई तस्वीर है, तो गांव में आजकल देखा जा रहा है बहुत विकास हो रहा है, और उस विकास के कारण हमारे देश में किस तरीके से तस्वीर बदल रही है उसके बारे में हमें लिखना है। तो जब हम लिखना शुरू करेंगे तो हमें इस तरीके से नंबर दे करके नहीं लिखना है, हमें पैसेज वाइज लिखना है। एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, उसमें 4 वाक्य आ जाने चाहिए। अब वो 4 वाक्य जो है वो आपको काउंट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो टीचर है वो उसे चेक कर लेंगे, देख लेंगे।
तो जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है, अगर हम लिखने जा रहे हैं, उसका नंबर है 6, आप 6 नंबर डालिए और उसका आंसर आप जैसे लिख सकते हैं कि आजकल गांव में बहुत विकास हो रहा है। आधुनिक खेती की पद्धति का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पैदावार में वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से सेंटेंस, अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हुआ है, सेकंड सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हुआ है, थर्ड सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हुआ है। इस तरीके से आपको कोई भी 4 वाक्य लिख करके अपना स्वमत कंप्लीट करना है। ओके, तो आपको नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं है, आप एक शॉर्ट पैराग्राफ की तरह लिखिए, टीचर समझ जाएंगे। उसे लिख करके जिस तरीके का आपने लिखा है उस हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो स्वमत आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक शॉर्ट पैराग्राफ की तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 4 वाक्य लिखा गया है तो ज़रूरी नहीं कि आप 4 ही वाक्य लिखिए, आपको अगर आता है तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा 5 वाक्य 6 वाक्य एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, ताकि अगर कहीं मिस्टेक हुई है, कोई रॉन्ग सेंटेंस रॉन्ग हुआ है, स्पेलिंग एरर हुआ है, तो आपके दूसरे सेंटेंस कंसिडर किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्वमत लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। दूसरा पैराग्राफ जो है वो जहाँ चाह वहाँ राह से लिया गया है। इसका भी स्टोरी का आउटलाइन हमें पता है क्योंकि हमने ये कक्षा में पढ़ा हुआ है, तो पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम क्वेश्चन पे डायरेक्टली आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, संजाल पूर्ण करो। गांव में प्रचलित गीत के बोल। जो गांव में प्रचलित गीत था उसके बोल क्या थे? अब यहाँ पे देखिए ये बनाया हुआ है और यहाँ पे एरो बनाया है। तो वो जो गीत है, वो गीत का जो बोल का जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस आपको इस तरीके से फॉलो करने हैं। तो गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संभा की यही कहानी। मतलब इस तरीके से सीक्वेंस कंप्लीट हो रहा है, आपको ये ध्यान में रखना है इसे लिखते समय। ओके, और डायग्राम तो सेम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैं वापस नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख करके आपको यहाँ पे बता दिया है कि डायग्राम बनाने का कौन सा सिस्टम होता है, कौन सा तरीका होता है। तो मैं सारे डायग्राम बना करके नहीं दिखाऊंगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके आंसर बता रहा हूँ रिवीजन के लिए, ताकि आप उसकी एक प्रैक्टिस कर सके खुद से। वाक्य सही है या गलत बताइए। ओके, नाले में कई बार 10 से 12 फीट तक पानी भर जाता था। ये वाक्य सही है या गलत आपको यहाँ पे सेंटेंस में से ही, पैसेज में से ही ढूंढ करके लिखना है। जैसे यहाँ पे नाले में कई बार 10 से 12 फीट पानी भर जाता था, यह वाक्य सही है या गलत हम यहाँ पे पैसेज में ढूंढ सकते हैं। पैसेज में यहाँ दिया गया है, नाले बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट, यहाँ पे 4 से 5 फीट की बात होती थी तक पानी भर जाता था, और यहाँ लिखा है 10 से 12 फीट, जो कि गलत है। तो यहाँ पे सेंटेंस गलत है। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ता था, ये वाक्य सही है या गलत है? तो यहाँ पर हम सेंटेंस खोजेंगे। यहाँ पैसेज में सेंटेंस यहाँ दिया गया है, पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। तो ये सेंटेंस करेक्टली यहाँ पे दिया गया है, सेम सेंटेंस है, इसलिए यह सही सेंटेंस है। आकृति पूर्ण करो। ये नाला पार करके खेत में पहुँचते थे। अब यहाँ पे भी देखिए आपको सेम डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पे हालांकि छोटा ट्रायंगल था, इसके लिए फिट होने में प्रॉब्लम हुआ। अगर वही चीज़ बना करके उसके लिख करके, जैसे कि बड़े बुजुर्ग, आंसर जो है वो बड़े बुजुर्ग है, तो अगर बड़े बुजुर्ग अगर इस तरीके से लिख करके उसके बाद ट्रायंगल बनाया गया रहता इस तरीके से, तो ये बहुत ही नीट एंड क्लीन रहता। ओके, तो आप लोगों को ऐसा ही करना है, लिखने के बाद आप ट्रायंगल बनाइए, नीट एंड क्लीन रहेगा। जो भी डायग्राम है वो बनाए, नीट एंड क्लीन रहेगा, घिस-पिच नहीं होगा उसमें। ओके, तो बड़े बुजुर्ग और गाय बैल ये जो है नाला पार करके पहुंच जाते थे। हमेशा याद रखना है, जितने बॉक्स है उतने आंसर होंगे।
आपको वही सर्च करके लिखना है। अगर 2 बॉक्स दिया गया है, आप सर्च कर रहे हैं बार बार, आपको एक ही आंसर मिल रहा है, मतलब आप कुछ मिस कर रहे हो। आप फिर से ढूंढिए उसे। अगर 2 बॉक्स दिया है, 2 शेप दिया है, तो 2 आंसर होंगे। यहाँ पे 4 शेप दिया है तो 4 आंसर होंगे। ये हमें हमेशा याद रखना है आकृति पूर्ण करो के लिए। अगला प्रश्न है, परिच्छेद में से 2 शब्द युग्म ढूंढ कर लिखे। शब्द युग्म, शब्द युग्म जो होता है पेयर ऑफ वर्ड्स होता है, जिसे शब्दों की जोड़ियां भी कहते हैं। और ये हमेशा एक साइन, जो पंक्चुएशन मार्क का एक साइन होता है डैश, उसके साथ आता है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे गाय बैल जब जब बड़े बुजुर्ग, यहाँ पे इस पैसेज में ये 3 शब्द युग्म है, तीनों भी डैश के साथ आया है। अगर पैसेज में हम ढूंढने जाए तो हमें यहाँ पे देखिए जैसे बड़े बुजुर्ग मिल गए, यहाँ पे डैश के साथ है। तो अगर आपको शब्द युग्म ढूंढना है तो सबसे पहले आपको डैश ढूंढना है सेंटेंस में। ओके, अब यहाँ पे 2 पूछा गया है तो आपको 2 ही लिखना है, हालांकि पैसेज में 3 है, इसलिए यहाँ पे मैंने तीनों लिख दिए थे आंसर, जबकि आपको सिर्फ 2 लिखना है। और 2 इसी तरीके से लिखना है। आप जैसा कि मैंने बताया, जहाँ पे भी आपको बॉक्स वाला क्वेश्चन दिखे, आपको वो बॉक्स बनाना ही है, कंपलसरी है वहाँ पे बनाना। ओके, नेक्स्ट है, यह वाक्य किसने किससे कहा है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का क्या कारण है। तो ये सेंटेंस पैसेज में दिया गया है। पैसेज में आपको देख करके फिर पता करना है, ढूंढना है कि यह वाक्य किसने किससे कहा है। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है वही कि उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का क्या कारण है। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा, उन्होंने मतलब किसने, गुरुजी ने विद्यार्थियों से पूछा। तो यह वाक्य किसने किससे कहा है, यह वाक्य गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा है। ओके, इस तरीके से आपको आंसर उसका लिखना है। अब हु सेड टू हुम है, किसने किससे कहा है, इसमें आपको सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये आंसर लिखना है। और कंप्लीट सेंटेंस में यह वाक्य गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा, इस तरीके से आप लिखोगे इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाले के कारण यसंबा गांव कैसे बढ़ गया था। ये क्वेश्चन दिया गया है, नॉर्मल से क्वेश्चन, तो आपको इसका आंसर फ्रेम करके लिखना है कंप्लीट सेंटेंस में। ओके, तो नाले के कारण यसंबा गांव कैसे बढ़ गया था, यहाँ पर उसका आंसर है कि गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी और पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। तो ये आंसर यहाँ दिया गया है, वर्ड टू वर्ड बिल्कुल नहीं है। तो आप अगर सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे तो आपका, अगर ये 1 मार्क है तो हाफ मार्क मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ फुल मार्क के लिए आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। तो नाले के कारण यसंबा गांव कैसे बढ़ गया था, या तो आप इस क्वेश्चन पार्ट को लास्ट में लिख सकते हैं या तो पहले लिख सकते हैं। तो नाले के कारण यसंबा गांव इस प्रकार बढ़ गया था कि गांव की बस्ती नाले के एक तरफ हो गई और पाठशाला और खेत दूसरी तरफ हो गए थे। ओके, या तो गांव की बस्ती नाले के एक तरफ और पाठशाला और खेत दूसरी तरफ हो गए थे, नाले के कारण यसंबा गांव इस प्रकार बढ़ गया था। तो इस तरह किसी भी तरीके से आप फ्रेम करके लिख सकते हैं। दृढ़ निश्चय और पक्के इरादों से सपने साकार होते हैं, इस विषय पर 4 वाक्य लिखे। ये भी स्वमत प्रश्न है कि दृढ़ निश्चय और पक्के इरादों से, तो यहाँ पे जो वर्ड है, स्वमत जो प्रश्न रहता है वो पैसेज या उस लेसन से रिलेटेड होता है बहुत बार, लेकिन अभी आपको अपने विचार उसमें लिखने रहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सही है गलत है, या आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। हमेशा ये लिखने के लिए स्वमत प्रश्न दिया गया रहता है, पर्सनल रिस्पॉन्स, जो कि 2 मार्क्स का है, इसलिए 4 वाक्य पूछा गया है। तो दृढ़ निश्चय और पक्के इरादों, ये भी शॉर्ट एक पैराग्राफ की तरह आप लिखेंगे कि हमारे जो सपने हैं हमें पहले उन पर भरोसा होना चाहिए, हमें उन पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि हाँ हमारे सपने पूरे हम कर सकते हैं, उस दृढ़ निश्चय के, और हमें एक निश्चय कर लेना चाहिए कि हाँ हम इसे करके ही रहेंगे। हमें अपने इरादों को थोड़ा भी डावाडोल नहीं होने देना चाहिए। इस तरीके से आप अपने विचार उसमें लिख सकते हैं। अगला जो है वो स्टेंजा है पोयम में से, बंदर का धंधा। तो ये पूरा स्टेंजा दिया गया है और उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आकृति पूर्ण करो किस तरीके से है, इसका डायग्राम जैसा दिया गया है आपको वैसा ही बनाना है। अब यहाँ पे बड़े बड़े सेंटेंस है, तो ये मैं एक बार आपको बना करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पार्ट एक्चुअली दिया गया है, भालू की। ओके, अब भालू की बीमारी कौन सी थी, इस तरफ, इलाज, उसका इलाज क्या बताया गया इस तरफ। तो इस तरीके का यह आकृति दिया गया है।
तो आकृति में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, आपको आकृति वैसे ही बनानी है। तो पहले आप यहाँ पे पहले उसका आप बनाएंगे भालू की, यहाँ पे आएगा बीमारी व इलाज। इस तरीके से आया। बीमारी को आप लिखने के बाद सर्कल करेंगे तो नीट एंड क्लीन रहेगा, अच्छे से रहेगा। उसके बाद आप इस सबको बॉक्स में डाल सकते हैं, जैसा कि बॉक्स वहाँ पे बना हुआ है। ओके, ये बन गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे एरो बना सकते हैं आप। अब आंसर आपको पहले लिखना है। बीमारी है या तो छोटे वर्ड्स है, तो पहले आप ये लिख लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा खांसी और यहाँ पे आ जाएगा जुकाम। और उसके बाद इसे भी जैसा सर्कल बना हुआ है तो सेमी ओवल शेप, तो वो आप बना करके इसको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये हो गया। अब इलाज जो है वो बड़ा है, तुलसी के पत्ते का रस। तो आप यहाँ पे पहले लिख लीजिए बड़े में, 2 लाइन 3 लाइन जितना भी आपको लेना है आप यूज़ कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते का रस, इस तरीके से ये लिख दिए। उसके बाद पीपल की जड़ का रस, तो यहाँ पे पीपल की जड़ का रस, इस तरीके से आपने लिखा। और उसके बाद फिर आप इसके चारों तरफ अच्छे से संभाल करके उस ओवल शेप को बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एकदम परफेक्ट शेप में बने, लेकिन सेम शेप होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसे बना करके कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि बोर्ड का रूल है, मैंने पहले भी बताया है कि बोर्ड का रूल यही है कि जो भी शेप आपको, जो भी आकृति बनानी है वो पेन से बनाना है। ओके, तो अगर आप पेन से अभी से बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए, जो कि हम आपको आपके फ्यूचर क्लासेस में काम आएंगे। तो पेन से ही बनाने की कोशिश करिए। अगर आपसे नहीं बनता है पेन से बिल्कुल भी, तो पेंसिल से बनाइए, लेकिन कोशिश करिए पेन से ही बनाने की। ओके, अगला जो प्रश्न है वो है संजाल पूर्ण करो। पद्यांश में आए पशुओं के नाम। तो कौन कौन से पशुओं के नाम यहाँ पे आए हैं? तो यहाँ पे बंदर, भालू, बिल्ली और लोमड़ी, ये चारों के नाम यहाँ पर आए हैं। आपको पैसेज में से ही ढूंढ करके लिखना है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसके लिए मैंने पढ़ दिया। हालांकि आपको जब आंसर रहेगा तो आपको प्रॉपर देख देख करके लिखना है। यहाँ पे लिखा है पद्यांश, ये आपको ध्यान में रखना है। पद्यांश मतलब ये वाला पार्ट, पूरा पोयम नहीं। ओके, बिल्ली का बुखार उतारने के लिए बंदर ने कौन सी दवाई दी? एक क्वेश्चन है, तो आपको इसको प्रॉपर आंसर लिखना है। पोयम में एक बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ होती है कि बच्चे जो है पोयम की लाइन लिख देते हैं सेम आंसर के तौर पर, जो कि रॉन्ग होता है और उस पर मार्क्स कटते हैं। तो बिल्ली का बुखार उतारने के लिए बंदर ने कौन सी दवाई दी? अगर पोयम की लाइन देखी जाए तो यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर है रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। तो यहाँ पे ये 2 लाइन है। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। बहुत बार बच्चे यही लिख देते हैं कि रस गिलोय का 3 बार पीना एज आंसर, जो कि टोटली रॉन्ग है। आपको प्रॉपर आंसर फ्रेम करना है, और आंसर फ्रेम करने का सबसे सही तरीका है कि आप क्वेश्चन से ही शुरू करिए। आपके पास सारा का सारा चीज़ दिया गया है। क्वेश्चन वर्ड जो है, उस क्वेश्चन वर्ड को सिर्फ आपको हटाना है, और जो आंसर है वो आपको यहाँ पे फिट करना है। बाकी सारी चीज़ें वर्ड टू वर्ड वैसे के वैसे ही आपको लिखनी है। तो बिल्ली का बुखार उतारने के लिए बंदर ने गिलोय का रस दिन में 3 बार पीने के लिए दिया। ओके, तो इस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करके लिखना है। सेंटेंस फ्रेम करने का मार्क्स मिलता है। नेक्स्ट है लोमड़ी की इच्छा। लोमड़ी की इच्छा है जो चिकना सुंदर मुझे बनाओ। तो यहाँ पे है चिकना सुंदर दिखना, उसकी इच्छा थी। तो जैसा कि मैंने बताया, बॉक्स वाला जो भी प्रश्न रहेगा वो आपको पहले आंसर लिखना है, उसके बाद उसके चारों तरफ बॉक्स बनाना है। ओके, और बॉक्स बनाना कंपलसरी होगा। वचन बदलिए। कुर्सी, कुर्सियाँ या कुर्सी। अब यहाँ पे स्पेलिंग जो है कुर्सी की कुरसी दिया गया है, इसके लिए यहाँ पे इस तरीके से कुरसियाँ दिया गया है। तो दोनों स्पेलिंग करेक्ट है। हालांकि ये करेक्ट है कुर्सियाँ, लेकिन पोयम में कुर्सी दिया गया है, इसके लिए कुर्सियाँ भी वचन बदलों में करेक्ट होगा, और ये भी कुर्सियाँ करेक्ट होगा।
और जड़ का जड़े। 1 मार्क का है, हाफ मार्क ईच। अगर थोड़ी सी भी स्पेलिंग एरर हुई, अब जड़े में क्या होता है, डॉट डालना बच्चे भूल जाते, तो डॉट कंपलसरी है, डॉट न डालना मतलब स्पेलिंग एरर माना जाता है ये, तो हाफ मार्क है, कट के 0 हो जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है उस चीज़ का। जड़ी बूटी से कौन कौन से लाभ होते हैं, कोई 4 वाक्य लिखो। तो यहाँ पे भी आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है कि जड़ी बूटी से कौन कौन से हमें फ़ायदे होते हैं। ओके, सबसे बड़ा फ़ायदा तो जड़ी बूटी का ये होता है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और जड़ी बूटी से जो भी बीमारी है थोड़ा समय लगता है, लेकिन वह जड़ के साथ पूरे जड़ से उस बीमारी को वो ठीक करता है। तो इस तरीके से आप अपने से उसके 4 सेंटेंस कुछ भी लिख सकते हैं, 4, 5, 6 सेंटेंस तक लिख सकते हैं। अब 6 से मतलब 4 सेंटेंस मतलब आप पूरा पैराग्राफ या पूरा ऐसे लिखने मत चले जाइए। अगर ऐसा आप करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर 4 सेंटेंस पूछा है और आपको एक्स्ट्रा लिखना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेंटेंस या 6 सेंटेंस लिखिए, उससे ज़्यादा मत लिखिए, क्योंकि आप ही का टाइम उसमें वेस्ट होगा लिखने के लिए। तो 4 सेंटेंस में ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेंटेंस तक आप लिखिए, काफ़ी है उतना। अगला है, दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। ना, अब ये जो है वो अपठित गद्यांश है, यानी कि अनसीन पैसेज है, तो इसे पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं कि ये इसकी स्टोरी लाइन क्या है, इसके बारे में क्या है, बिना पढ़े आपको नहीं समझ में आएगा। तो आपको पहले इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पढ़ करके उसके आंसर्स यहाँ पे सर्च करके लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको पहले पढ़ना है खुद से, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन सर्च करके आंसर सर्च करके आप लिखेंगे। सब सारे आंसर्स आपको इजीली इसमें मिल जाएंगे। जो ये अपठित गद्यांश होता है उसमें एक बात ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि जो लास्ट का जो प्रश्न होता है वो हमेशा शीर्षक वाला प्रश्न होता है। इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए, बारे में है, वही उसका नॉर्मल टाइटल रहता है। और टाइटल जो होता है वो एक शब्द से लेकर के 4 या 5 शब्द तक मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और टाइटल जो होता है वो एक कंप्लीट सेंटेंस वाला नहीं होता है, टाइटल जो होता है वो एक फ्रेज जैसा होता है। ओके, तो आपको टाइटल यहाँ पे लिखना है, 5 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत ये सबसे स्कोरिंग यहाँ पे ये, और जो अगला वाला जो है वो मैं बता करके फिर एक साथ समझाता हूँ उसको। नेक्स्ट जो है वो गद्य आकलन है। दिए गए परिच्छेद को पढ़कर एक वाक्य के उत्तर वाले कोई 5 प्रश्न बनाओ। एक वाक्य के उत्तर वाले कोई 5 प्रश्न, मतलब ऐसे प्रश्न हमें बनाने हैं जिसका उत्तर एक वाक्य में हो, पैसेज में से। ओके, इसमें कोई ग्रामर क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसमें कोई शब्द रचना वाला प्रश्न नहीं बनेगा। शब्द रचना मतलब विरुद्धार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, इस तरीके का कोई प्रश्न नहीं बनेगा। कोई ग्रामर से रिलेटेड शब्द प्रश्न नहीं बनेगा, कोई शीर्षक वाला प्रश्न नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया था कि इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दो, इस तरीके का प्रश्न भी गद्य आकलन में नहीं बनेगा। यहाँ पर कैसे प्रश्न बनेंगे मैं आपको एग्जाम्पल में बता देता हूँ कि मोहन घर की ओर जा रहा था, एक जगह उसे रास्ते पे कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। पास पहुँचने पर मालूम हुआ रुपए पैसे रखने का बटुआ है। उठाकर देखा तो काफ़ी वजनदार था। वह सोच में पड़ गया कि उसे खोलकर देखना चाहिए या नहीं। न देखने का ही उसने पक्का निश्चय किया, पर उसने टटोल कर अंदाज़ा लगाया कि इसमें बहुत रुपए है। उसके पिता ने उसे अब तक जो सिखाया था उसने उसे इस बात को सोचने का अवसर ही नहीं दिया कि वह बटुआ अपने पास रख ले। वह सोच रहा था कि यह बटुआ किसका है। यहाँ पे पूरा पैसेज है और इसका प्रश्न आपको इस तरीके से लिखने रहेंगे कि जैसे, और इसके जो प्रश्न बनेंगे छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे। जैसे न देखने का ही उसने पक्का निश्चय किया, तो मोहन ने क्या निश्चय किया, क्वेश्चन मार्क। इसके लिए आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। उसके बाद फिर सेकंड है, पर उसने टटोल कर अंदाजा लगाया कि उसमें बहुत रुपए है। मोहन ने टटोल कर क्या अंदाजा लगाया, क्वेश्चन मार्क।
थर्ड वन, जैसे कि स्टार्टिंग में यहाँ पे दिया गया है कि पास पहुँचने पर मालूम हुआ रुपए पैसे रखने का बटुआ है। तो मोहन को रास्ते में क्या पड़ा हुआ दिखाई दिया? मोहन को रास्ते में क्या पड़ा हुआ दिखाई दिया। तो हर एक सेंटेंस है एक्चुअली एक एक क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल छोटे छोटे रहेंगे जिसका आंसर एक एक वाक्य में होगा। और इस तरीके से आपको टोटल 5 प्रश्न बनाने हैं, जितना भी यहाँ दिया गया, यहाँ पे टोटल दिया गया 5 प्रश्न 5 मार्क्स के लिए। तो ये वाला जो है गद्य आकलन और अपठित गद्यांश जो ये है, इसके भी आंसर्स बहुत ही इजीली पैसेज में मिल जाते हैं। तो ये जो 10 मार्क्स है बहुत ही स्कोरिंग होता है ये, ओके। आसानी से ये 10 मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, और जो कि आपके मार्क्स आपको पास होने में मदद करेंगे, साथ में ही आपका मार्क्स बढ़ा करके ग्रेड अच्छे ग्रेड लाने में मदद करेंगे। तो इन्हें आपको कभी नहीं छोड़ना है। आंसर्स जो दूसरे नहीं आ रहे हैं उसके बारे में आप सोच सकते हैं, स्वमत प्रश्न को भी आप सोच के लिख सकते हैं, लेकिन ये जो 2 है अपठित गद्यांश और गद्य आकलन, ये दोनों आपको हर हाल में करना है। 10 में से 10 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं यहाँ पे। 50 में से जो है वो 17 जो है वो पासिंग मार्क्स होता है, 17.5 एक्चुअली पासिंग मार्क्स होता है। तो 17.5 में से अगर समझ लीजिए 10 मार्क्स आपको यहीं पे मिल गए तो 7.5 मार्क्स स्कोर करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो पासिंग मार्क्स के लिए स्ट्रगल करते हैं। बाकी आकृति पूर्ण करो में जहाँ जहाँ आकृति दिया गया है, अगर आप आकृति बना करके आंसर लिखते हैं तो वहाँ पे भी आपको आसानी से 2-2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस हैं वो भी आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो ये सारे जो मार्क्स है ये स्कोरिंग मार्क्स होते हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना रहता है, ओके। तो ये दोनों कंप्लीट ज़रूर करना। अब अगला ग्रामर पार्ट पे आ जाते हैं। पहला यहाँ पे दिया गया किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करो। मुहावरे जो है वो शब्द वाटिका, जो हर लेसन के बाद में जो शब्द वाटिका दिया गया है उसमें मुहावरा अर्थ के साथ दिया गया रहता है, और ऐसे बहुत सारे और भी मुहावरे होते हैं जो लेसन में रहते हैं। तो उन सभी में से कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पहला दिया गया 4 चांद लगाना। 4 चांद लगाना का जो मीनिंग है शोभा बढ़ाना होता है। तो यहाँ पर है मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करो। 2 मार्क्स का है किसी एक मुहावरे का। तो 1 मार्क है अर्थ लिखने के लिए और 1 मार्क है वाक्य में प्रयोग करने के लिए। तो यहाँ पे शोभा बढ़ाना अगर लिखेंगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, और उसका आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। आप सेंटेंस फ्रेम करते समय आपको ये शोभा बढ़ाना मतलब उसका मीनिंग यूज़ नहीं करना है सेंटेंस में, आपको 4 चांद लगाना ये यूज़ करना है, मुहावरा यूज़ करना है आपको सेंटेंस बनाते समय, ओके। बहुत बार बच्चे जो है वो मीनिंग के साथ सेंटेंस बना लेते हैं जो कि रॉन्ग हो जाता है, उनको उस पर मार्क्स नहीं मिलता है। तो आपको हमेशा मुहावरे के साथ सेंटेंस बनाना है। और 4 चांद लगाना, लगाना जो है वो सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आपको यहाँ पे उसका टेंस के अकॉर्डिंग आपको उसको चेंज करना रहेगा, ओके। 4 चांद लगाया या 4 चांद लगाएंगे, इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट होता है। दांव पर लगाना, कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना, इसका पूरा मीनिंग है। तो ये मीनिंग लिखने के बाद आपको एक सेंटेंस बनाना है, अपना खुद का सेंटेंस, जो कि टेक्स्ट बुक से नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट बुक मतलब सेम लेसन से नहीं होना चाहिए जिस लेसन में ये वर्ड यूज़ हुए हैं, मुहावरे यूज़ हुए हैं। ग्रामर में देख लेते हैं। रेखांकित संज्ञा शब्द का प्रकार लिखिए। मुकेश ईमानदारी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे रेखांकित शब्द अर्थात अंडरलाइंड वर्ड ऑलरेडी ईमानदारी दिया गया है। ईमानदारी जो है वो भाववाचक संज्ञा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड दिया गया हो। कई बार ऐसे भी प्रश्न रहते हैं कि आपको संज्ञा पहचानना है और साथ में उसका प्रकार लिखना है। तो जब संज्ञा पहचानना और उसका प्रकार लिखना दोनों बात होगी तो आपको पहले यहाँ पे अंडरलाइन करना रहेगा और उसके बाद फिर उसका प्रकार भाववाचक संज्ञा लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप उसका आंसर को लिख सकते हो, ईमानदारी डैश भाववाचक संज्ञा, इस तरीके से उसका आंसर आप लिख सकते हो। और जब ऐसा रहेगा कि संज्ञा पहचानिए और उसका प्रकार लिखिए, तो ज़रूरी नहीं कि वाक्य में एक ही संज्ञा हो सकता है ज़्यादा। जैसे यहाँ पे मुकेश भी संज्ञा है, तो यहाँ पे आपको मुकेश भी पहचानना है और मुकेश भी लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मुकेश
और ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिखते समय आपको ये इसका स्पेलिंग करेक्टली लिखना है, क्योंकि इसका स्पेलिंग जब रॉन्ग होता है तो उस पर भी मार्क्स कटते हैं। तो मुकेश व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस तरीके से आपको जितना भी उसमें संज्ञा है वो सब लिखना है। और अगर अंडरलाइन वर्ड दिया गया है तो सिर्फ उसी शब्द का आपको लिखना है। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड दिया गया है, क्रिकेट में हमारा दल जीत गया। दल अर्थात टीम होता है, टीम जो है, दल जो है वह समूहवाचक संज्ञा है। अगला है रेखांकित सर्वनाम शब्द का प्रकार लिखिए। यहाँ पे रेखांकित कोई, कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और चाचा जी को किससे मिलना है, किस जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर दिए गए वाक्य में से क्रिया के काल पहचानिए। क्रिया के काल अर्थात टेंस हो जाता है। बंदर दूर से लंबी छलांगे लगाता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा था। यहाँ पे आ रहा था जो है वो अपूर्ण भूतकाल है। अगर यहाँ पे आप सिर्फ भूतकाल लिखते हैं, अपूर्ण नहीं लिखते हैं, तो आपका पूरा मार्क्स कट हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा अपूर्ण भूतकाल लिखना है। दूसरा है कोयल मधुर गीत गाती है। यहाँ पे गाती है जो है वो सामान्य वर्तमान काल है। इस तरीके से ग्रामर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित एक विषय पर 12 से 15 वाक्यों में निबंध लिखिए। आपको निबंध लिखना है यहाँ पे 12 से 15 वाक्यों में। ओके, तो कोई भी एक टॉपिक आप सेलेक्ट करेंगे। समय का महत्व, मेरा प्रिय त्यौहार, मेरा देश, जो भी टॉपिक सेलेक्ट करेंगे याद रखना है कि आपको पैराग्राफ में ही लिखना है। उसका जो एसे का जो फॉर्मेट होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, प्रस्तावना, विषय वस्तु और उपसंहार, इसी फॉर्मेट में किसी भी एसे को लिखा जाता है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन जैसे मेरा प्रिय त्यौहार अगर आपने लिया तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पे कई धर्मों के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग अपना अपना त्यौहार मनाते हैं। फिर बहुत सारे त्योहारों के आप नाम एक साथ लिख सकते हैं, और इनमें से मेरा प्रिय, वैसे तो मुझे सारे त्यौहार पसंद है, लेकिन इनमें से मेरा प्रिय त्यौहार, जो भी आपका प्रिय त्यौहार हो वो आपको लिखना है। तो इस तरीके का एक इंट्रोडक्शन होता है, ये 3 से 4 लाइन का होना चाहिए। उसके बाद फिर जो है वो आपका विषय वस्तु या बॉडी पार्ट शुरू होता है। तो बॉडी जो है आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो 8 से 10 लाइन का होगा, और सेकेंड पार्ट जो है वो भी 8 से 10 लाइन का होगा। तो इस तरीके से 2 विषय वस्तु मतलब बॉडी को 2 पैराग्राफ में डिवाइड कर लीजिए, और फिर लास्ट पैराग्राफ जो होगा वो उपसंहार अर्थात कंक्लूजन होगा, और वो भी 3 से 4 लाइन का होना चाहिए। मतलब उसमें इंपॉर्टेंस बताना है आपको कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। ओके, तो इस तरीके से आप निबंध लिखेंगे। कोई भी टॉपिक हो सकता है, मेरा देश हो सकता है, समय का महत्व हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट सेम रहेगा। 4 पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ दोनों बॉडी, और थर्ड और लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन। तो अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो फुल स्केप का पूरा एक साइड से आसानी से इतना कवर हो जाएगा, और इतना ऐसे लिखना ज़रूरी है। फिर ओके, क्योंकि 5 मार्क्स का है। 12 से 15 वाक्य दिया गया है। वाक्य जो है वो लाइन नहीं होते हैं, वाक्य अर्थात सेंटेंस होता है, और एक सेंटेंस कवर करने में कम से कम 1.5 या 2 लाइन तो लगते ही लगते हैं। ओके, तो इस तरीके से पूरा पेपर हो गया जो हमने डिस्कस किया इस वक्त, और इसी तरीके से आप आंसर्स लिखेंगे। ये करेक्ट तरीका है लिखने का, और जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है आशा करता हूँ कि आप उसे फॉलो करेंगे। ऐसे ही एक और पेपर है जो आप प्रैक्टिस करने के लिए मैं इसका फ़ोटो दे दूंगा, आंसर के साथ लिखा हुआ है, तो आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इसमें बिना आंसर वाला और आंसर वाला दोनों डालूंगा, ताकि आप आसानी से उसका प्रैक्टिस कर सकें। ओके, तो ये पूरा पेपर था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है या है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसका मैं आंसर तुरंत देने की कोशिश करूँगा। ओके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है, लेकिन उसे पूरी तरह से पेपर को समझाना ज़रूरी था, ताकि आपके मार्क्स न कटे। ऐसा बहुत दुख होता है जब बच्चे आंसर जानते हुए भी करेक्ट फॉर्म, करेक्ट वे से आंसर नहीं लिखते हैं, सही तरीके से आंसर नहीं लिखते, और उनका मार्क्स कट हो जाता है। ऐसा बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चों को आंसर आते हैं, लेकिन फिर भी वे सही ढंग से नहीं लिखने की वजह से उनके मार्क्स कटते हैं। तो अगर आपको सही तरीका पता है कृति आधारित इस तरीके के पेपर फॉर्मेट में आंसर लिखने का, तो आप पूरे के पूरे मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, जो भी स्कोरिंग है, जैसे ये अपठित गद्यांश हो गया, अनसीन पैसेज, और गद्य आकलन जो हो गया, जो सेंटेंस जो क्वेश्चन बनाना रहता है, ये बहुत ही आसान है बनाना, और आसानी से यहाँ पे आप 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इन दोनों को बिल्कुल मत छोड़िएगा,
ग्रामर भी आसान है, अगर ग्रामर पढ़ लिए है, ग्रामर समझ में आया है तो ग्रामर में भी आसानी से आप ये 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और बाकी का इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से पास होना तो बहुत ही आसान है इसमें। अगर आप पास होना चाहते हैं, पास होना आपका एम है, तो जितना मैंने बताया उतना अगर करेंगे तो आसानी से पास हो सकते हैं। बाकी सारे आंसर्स भी बहुत सिंपल होते हैं। जो डायग्राम वाला जो संजाल पूर्ण करो, आकृति पूर्ण करो, 2-2 मार्क्स का होता है सब जगह। ओके, तो 2-2 मार्क्स का होता है। सिर्फ वर्ड्स लिखने में आपको 2-2 मार्क्स मिल रहे हैं, सिर्फ ड्रॉ करके लिखने में 2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो ये आसानी से आप इसे स्कोर कर सकते हैं। तो ये सारे मतलब पास होना बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसे थोड़ा आपको सही ढंग से, सही तरीके से लिखना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। ऐसे ही और कई सारे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल सके। धन्यवाद।